राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि यक्ष मेघ से ये कह रहा है कि वहाँ जब तुम जाओगे तो मेरे घर के पास में ही एक बावली है जिसकी जो सोपान है, सीढ़ियाँ हैं वो कैसी हैं, वहाँ के जो कमलनाल हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल स्निग्ध हैं। और वहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि जो हंस हैं वो हंस यद्यपि हमारे यहाँ से मानसरोवर पास में ही है, लेकिन और एक तो मानसरोवर पास में है और दूसरी ये बात है कि जैसे ही हंस मेघ को देखते हैं तो वो तुरंत मानसरोवर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब तुम वहाँ दिखलाई पड़ोगे तब पर भी, और मानसरोवर नज़दीक है तब पर भी वे लोग मानसरोवर की यात्रा को स्थगित कर देंगे, मानसरोवर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तो बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ की सुंदरता उनको मानसरोवर से भी ज़्यादा प्रिय लगती है। ये पिछले श्लोक में हम लोग देख चुके हैं। उसके आगे चलते हैं श्लोक में। तो आगे का श्लोक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए। और अगर कोई विशेष बात हो, कुछ एडवाइस करना हो अथवा वीडियो आपको कैसी लगी, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में भी हमको बता दिया करिए। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से ये बतलाता है कि वो जो वापी है जिसका तट बहुत ही सुंदर है, उसी तट पर एक क्रीड़ाशैल है। क्रीड़ाशैल अर्थात क्रीड़ा करने का जो पर्वत है, जहाँ पर प्रियतम और प्रिय जो नायक नायिकाएं होती हैं, नायक नायिका हैं, प्रेमी प्रीतम हैं, ये लोग जा कर के वहाँ पर क्रीड़ा किया करते हैं, ऐसा पर्वत है। आज भी कई ऐसे प्लेस बनाए गए हैं जहाँ पर नायक नायिकाएं जा कर के क्रीड़ा करते हैं, आनंदोपभोग करते हैं। जैसे पार्क इत्यादि भी हैं, काफ़ी जगह हैं। तो अब वहाँ की कुछ खास विशेषता है। बोले क्या? तो बोले वो पूरा का पूरा जो क्रीड़ाशैल है उसकी जो चोटियाँ हैं वो नीलम, एक मणि होती है उस नीलम से बनी हुई है। मतलब बिल्कुल नीला नीला दिखलाई पड़ता है। और उसके जो प्रांत भाग हैं, तट प्रांत है, उसमें केले के वृक्ष लगे हुए हैं, केले का बाड़ है। अर्थात उस पर्वत को चारों तरफ से केले के बाड़ से घेर दिया गया है। तो वो कैसा लगता है? ऊपर नीलमणि है, पूरा नीला नीला ही उसकी चोटी है, और किनारे किनारे जितना भी है उसमें क्या लगे हैं? केले के बाड़ लगे हैं। और वो केले सुनहरे वृक्ष हैं। कैसे हैं? सुनहरे वृक्ष हैं। तो यक्ष ये कहना चाहता है कि जैसे आप नीले कलर के हैं और जब बिजली कड़कती है तो सुनहरे कलर की होती है, तो किनारे तो बिजली हो गई, बीच में आप नीले वर्ण के हो गए, ऐसे ही वह क्रीड़ाशैल है। और वह क्रीड़ाशैल हमारी प्रियतमा को बहुत प्रिय था, और प्रियतमा को प्रिय होने के कारण मुझे भी प्रिय था। आज जब वही छवि मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ तो मुझे उस क्रीड़ाशैल की बहुत याद आ रही है और मुझे बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। जो चीज़ें संयोगावस्था में हमको बहुत प्रिय होती है, जिससे उसका संयोग हो, जैसे किसी को अपने बच्चे से प्रेम होता है, किसी को माता पिता से प्रेम होता है, किसी को अपनी पत्नी से प्रेम होता है, तो जिससे भी हमको बहुत ज़्यादा प्रेम हो, या किसी को रुपए पैसे से बड़ा प्रेम होता है, गाड़ी मोटर से बड़ा प्रेम होता है, जिसका जिससे भी बहुत लगाव हो, किसी का फ़ोन से बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है, किसी को किताबों से बहुत प्रेम हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरी ये किताब जो है ये मेरे लिए मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास होना ही चाहिए। तो उससे जब उसका वियोग होता है तो संयोग में जितना सुख की अनुभूति होती है, जितना आनंद की अनुभूति होती है, वियोगावस्था में उतना ही दुख होता है। जैसे किसी किसी को ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है, लड्डू गोपाल को पधरा लिए हैं अथवा फ़ोटो ले लिए हैं, कुछ ऐसा अपने पास रखे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास भगवान हैं, हाँ, पूरा कंफर्टेबल फील करते हैं वो भगवान के साथ रह करके। और वो फ़ोटो, वो विग्रह, वो मूर्ति अगर उनसे दूर हो जाए तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। ये तो वही बता सकते हैं। जैसे किसी को वृंदावन से प्रेम हो जाता है, उससे वो दूर होते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। तो वही बात यहाँ पर है कि संयोगावस्था में जिस वस्तु से हमें जितना अधिक प्रेम होता है, जितना अधिक सुख की अनुभूति होती है, वियोगावस्था में उतना ही दुख की अनुभूति हमको सहना पड़ता है। तो यद्यपि वो क्रीड़ाशैल मुझे बहुत ही प्रिय था, लेकिन अब जब उससे मैं बिछड़ गया हूँ तो मुझे उतना ही कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है, मुझे कष्ट का अनुभव हो रहा है।
कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कालिदास जी लिख रहे हैं कि तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः, तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः, क्रीडाशैलः कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीयः, क्रीडाशैलः कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीयः, मदगेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण, मदगेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण, प्रेक्ष्योत्पान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि, प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि। ठीक है, देखते हैं, कह रहे हैं कि तस्याह, तस्याह माने वो जो वापी है जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, तस्याह वाप्याह, वो जो वापी है उस वापी के तीरे माने उसके तीर पर, किनारे पर, तट पर, पेशलैः, पेशल माने सुंदर, सुंदर जो इंद्रनीलैः, जो नीलम नामक मणि है उस मणि से, इंद्रनीलैः, नीलम नामक जो मणि है, सब लोग जानते हैं नीलम नॉर्मल सी बात है, फेमस वर्ड है, तो वह जो नीलम मणि है उस मणि से रचित शिखर, जिसके शिखर क्या हैं, रचित किए गए हैं, उसके पूरे शिखर क्या हैं, उसकी चोटी को क्या किया गया है, इंद्रनीलैः रचित, इंद्रनील से, इंद्र जो नीलम मणि है उस नीलम मणि से उसको रचा गया है, उसको बनाया गया है। ठीक है, किसको, तो वो जो क्रीडाशैल है, उस क्रीडाशैल की जो चोटी है, क्रीडाशैलः, उस क्रीडाशैल की जो चोटी है उस चोटी को क्या किया गया है, इंद्रनीलैः रचित शिखर है, उसके शिखर को इंद्रनील से अर्थात नीलम जो मणि है उस मणि से रचित किया गया है, बनाया गया है। और तो कह रहे हैं कि कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीयः, कनक अर्थात स्वर्ण में सुनहरे कलर के, जो कदली माने केले हैं, केले के वृक्ष हैं, उन केले के वृक्षों का कनक कदली वेष्टन, उनका जो वेष्टन है अर्थात बाड़ है, वो बाड़ क्या है कि उसके प्रांत भाग में लगाया गया है। क्रीडाशैल जो है कैसा है, तो पेशलैः, पेशल है, सुंदर है, कैसे बनाया गया है, तो कह रहे हैं इंद्रनीलैः रचित शिखरः, इंद्रनील मणि के द्वारा, नीलम मणि के द्वारा जिसको क्या किया गया है, जिसके शिखरों को रचित किया गया है, बनाया गया है। और तो कह रहे हैं कि कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीयः, कनक माने स्वर्णमय, जो कदली माने केले के वृक्ष हैं, उन केले के वृक्षों की बाड़ लगा करके, उनको वेष्टन करके, उनको लपेटा गया है, मानो वेष्टित किया गया है, उसका चारों तरफ बाण लगाया गया है। ऐसा बाण लगाने के कारण वह प्रेक्षणीय, कैसा लग रहा है, प्रेक्षणीय है, दर्शनीय है, सुंदर है, देखने के योग्य है, ऐसा क्रीडाशैल। यह कहाँ पर है, तो कह रहे हैं तस्यास् तीरे, उस बावली के, उस वापी के तीर पर, उस वापी के किनारे। क्या है, तो क्रीडाशैल, क्रीडाशैल है। बोले कैसा क्रीडाशैल है, तो बोले जिसके शिखर माने शिखर को पेशलैः इंद्रनीलैः रचित, जो पेशलैः माने सुंदर, जो इंद्रनील हैं, इंद्र नीलम जो मणि है, उस मणि के द्वारा उसके शिखर माने शिखर को रचित किया गया है, बनाया गया है। और तो कह रहे हैं कि उनका जो प्रांत भाग है, कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय, कनक माने स्वर्णमय जो कदली के वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों के द्वारा, ऐसे वृक्षों की क्या कर दिया गया है, उनको वेष्टित कर दिया है गया है, वृक्षों से चारों तरफ उसके बाण लगा दिए गए हैं। इससे वह क्रीडाशैल प्रेक्षणीय, क्रीडाशैल कैसा हो गया है, प्रेक्षणीय हो गया है, सुंदर हो गया है। और तो कह रहे हैं कि मद गेहिन्याः प्रिय, और ऐसा प्रेक्षणीय होने के कारण मद गेहिन्या, जो मेरी गृहिणी है, मेरी जो प्रियतमा है, मेरी पत्नी है, उसको वह क्रीडाशैल क्या लग रहा है, प्रिय माने प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, उसे बड़ा सुंदर लगता है, उससे बहुत प्रेम करती है। और ठीक जैसे उसकी स्थिति है
ऐसे ही त्वाम माने तुम्हारी भी स्थिति है। त्वाम प्रेक्ष्य, तुमको देख करके, हे सखे तुमको देख करके मुझे उसकी याद आ रही है। बोले क्यों? तो कह रहे हैं हे सखे उपांत स्फुरित तडितम, उपांत भाग में, किनारे भाग में, स्फुरित माने जो चमकती हुई, तडित है बिजली है, उस बिजली से युक्त ऐसे त्वाम माने तुमको, प्रेक्ष माने देख करके मुझे उसकी याद आ रही। तम एव स्मरामि, मैं उसी को क्या कर रहा हूँ? स्मरण कर रहा हूँ। तम एव स्मरामि, हे सखे, हे मित्र, वो जो क्रीड़ा शैल है वो मद गेहिन्या प्रिय, मेरी जो गृहिणी है, गेहिन्या माने गृहिणी, उस गृहिणी को वह क्रीड़ा शैल क्या था? बहुत प्रिय था। ठीक है। और तो कह रहे हैं हे सखे ठीक उसी तरीके से उपांत स्फुरित तडितम, उपांत भाग में स्फुरित माने चमकती हुई जो तडित विद्युत है, ऐसी विद्युत से युक्त त्वाम माने तुमको, प्रेक्ष माने देख करके, तम एव स्मरामि, मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। कैसे? तो कह रहे हैं कातरेण चेतसा, कातर चित्त से होकर के, कातर चित्त वाला होकर के, व्याकुल चित्त वाला होकर के, तम एव स्मरामि, मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि वो जो क्रीड़ा शैल है, उस क्रीड़ा शैल पर एक वासंती लता का मंडप है। वासंती जो वसंत में उत्पन्न होने वाले हैं, अथवा इनको माधवी लता भी कहा जाता है, क्योंकि वसंत का एक पर्यायवाची शब्द है मधु समय। वसंत ऋतु कहिए चाहे मधु समय कहिए, मधुकाल कहिए, एक ही बात है। तो वसंत में होने के कारण वासंती, और मधु माने भी वसंत ऋतु भी होती है, वसंत ऋतु होता है, इसलिए माधवी लता भी कहते हैं। इस माधवी, ये जो माधवी लता का मंडप है, इसको कुर्बक नाम का कोई एक झाड़ी है, वो उसके बाड़े से ये घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ वो जो बासंती लता है, लता का मंडप है, उसके चारों तरफ क्या है? कुर्बक के बाड़े लगे हुए हैं। आप लोगों ने भी नॉर्मल देखा होगा, जो जंगल इत्यादि के कभी भ्रमण किए हैं, मैं मुंबई में काफ़ी देखने को मिला है। वहाँ जब हम लोग महाकाली गुफा पर जाते थे तो वहाँ चारों तरफ अंधेरी में पड़ता है ये, तो वहाँ चारों तरफ देखने को खूब मिलता था कि छोटे छोटे बाड़े हैं, उसके चारों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई हैं। एक समझिए यूँ कि लताओं का एक गुफा टाइप का बना होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, गार्डन में भी अब इसको खूब लगाया जाता है, ऐसा किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि वासंती जो लता है, लता का मंडप जो बना हुआ है, उसके चारों तरफ कुर्बक के बाड़े घिरे हुए हैं। और इसी जो बासंती लता है, उस बासंती लता के समीप में दो वृक्ष हैं। एक तो अशोक का वृक्ष है, जिसके पत्ते लाल लाल हैं और बिल्कुल चंचल हैं। अब हम लोग साधारण रूप में देखते हैं कि अशोक के जो पत्ते हैं वो हरे होते हैं, जो नए पत्ते हैं वो थोड़े लाल लाल होते हैं। तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जिसको किसलय कहते हैं, जो नवीन पत्ते होते हैं वो लाल वर्ण के होते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि लाल पत्ते वाले अशोक के जो वृक्ष हैं, जो कि पत्ते अत्यंत चंचल हैं, एक तो वह वृक्ष है और दूसरा मौलश्री का वृक्ष है। ठीक है। अब हमारी जो प्रियतमा है, उस प्रियतमा को अशोक का वृक्ष, उस प्रियतमा के वाम पाद को, बाएं पैर को अशोक का वृक्ष भी चाहता है, और मैं भी बहुत चाहता हूँ। अच्छा, अशोक का वृक्ष क्यों चाहता है? क्योंकि अब यहाँ ऐसा वर्णन है, पता नहीं मैंने और तो कहीं नहीं पढ़ा है, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि अशोक के वृक्ष पर जब प्रियतमा का वाम पैर टच कराया जाता है, मतलब वो छुआती है अपने बाएं पैर को उस अशोक के वृक्ष से, तो पुष्पित हो जाता है, उसमें फूल खिलने लगते हैं। और यक्ष क्यों चाहता है? क्योंकि ऐसा कहा गया है, हमने कहीं पढ़ा है कि वाम पाद के स्पर्श से अगर नायिका का जो बायां पैर है उसका अगर स्पर्श नायक करता है तो उससे बहुत ही सुख होता है। और प्रिया का जो वाम पैर है, बायां पैर है, वो काम का उसमें वास माना गया है, कि इसमें कामदेव का वास होता है प्रियतमा के बाएं पैर में। ऐसा कहीं पंक्ति आई है कि स्त्रीणाम वाम पादस्य, कैसे है, स्त्रीणाम वाम पादस्य कामनिकेतनत्वेन प्राधान्यम, कामनिकेतन प्राधान्यम,
काम निकेतन का वो प्राधान्य है, उसमें प्रधानता होती है। किसमें? तो स्त्रीणाम वाम पादस्य, स्त्रियों का जो वाम पैर होता है, बायां पैर होता है, वो कामदेव का क्या है? साक्षात निवास स्थान है। तो अब अगर कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा के जिसमें बाएं पैर में जिसमें कामदेव का निवास रहता है, उसको अगर स्पर्श करता है तो जायज़ सी बात है उसे सुख की अनुभूति अवश्य होगी। तो अशोक का वृक्ष भी उसके बाएं पैर को चाहता है, क्योंकि उससे क्या होते हैं, उसमें वो पुष्पित हो जाता है, उसमें पुष्प खिल जाते हैं। और यक्ष क्यों चाहता है यक्षिणी का वाम पैर? क्योंकि उसमें काम का निवास है, तो उसे सुख की अनुभूति हो। ये बात हो गई। और दूसरी बात इसमें कहते हैं, 1 मिनट, कोई बात नहीं, बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है, जितना है उतना कर देंगे, जब बंद हो जाएगा तो ही रोक देंगे। तो बाएं पैर में क्या होता है? कामदेव का निवास होता है, इसलिए सुख की अनुभूति होती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो मौलश्री का वृक्ष है, होता ऐसा है कि जो नायिका होती है, वो न्यायिका क्या करती है कि एक मदिरा होती है, उस मदिरा को मुंह में भर लेती है, और मुंह में भर करके वो क्या करती है? उस वृक्ष के ऊपर कुल्ला कर देती है, कुल्ली कर देती है। और वो जो मौलश्री का वृक्ष है, और उस पर जब वह कुल्ली कर देती है तो वो मौलश्री का जो वृक्ष है, उस वृक्ष में फूल आ जाते हैं, वो पुष्पित हो जाता है, उसमें फूल लग जाते हैं, और इस सारी क्रिया को कहा जाता है दोहद। तो वो मौलश्री का वृक्ष भी इस दोहद क्रिया के ब्याज से, मतलब बहाने मार करके, यक्षिणी के मुख की भरी जो मदिरा है उसका भी पान करता है, उसका भी आनंद लेता है। माने सब लोग क्या है, हमारी प्रियतमा से एक जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुखोपभोग की अनुभूति करते हैं। उसी बात को हम कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कहते हैं कि रक्ताशोकश्चल किसलयः केसरश्चात्रकान्तः, चात्र है कि चान्न है? चलिए, तो कहते हैं रक्ताशोकश्चल किसलयः केसरश्चात्रकान्तः, अत्र ही होगा। प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतैर्माधवी मंडपस्य, प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतैर्माधवी मंडपस्य, एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी, एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी, कांक्षन्त्यन्यो वदनमदिरां दोहदक्षद्मनास्याः, कांक्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्याः। तो कहते हैं कि यत्र माने जहाँ पर, जिस क्रीड़ाशैल पर, कुरबक वृतेः, कुरबक अर्थात वो जो कुरबक के वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों से बनी हुई बाड़ है। और वो बाड़ क्या करती है? तो कह रहे हैं माधवी मंडपस्य प्रत्यासन्नौ। माधवी जो मंडप है, माधवी लता हमने पहले ही बताया, वसंत में उत्पन्न होने के कारण से वासंती भी कहा जाता है, और वसंत ऋतु को मधु समय भी कहा जाता है, इसलिए उसे माधवी लता भी कहते हैं। तो माधवी मंडपस्य, जो माधवी मंडप है, उस मंडप है, कुंज है कुल मिला करके, उसको प्रत्यासन्न माने उसको प्रत्यासन्न किए हुए हैं, उसको उसके समीपवर्ती चारों तरफ घिरे हुए हैं, उसको घेर करके रखे हैं। और तो कह रहे हैं चल की, और उसके पास 2 वृक्ष हैं। एक पहला वृक्ष कौन सा है? तो कह रहे हैं चल किसलयः रक्ताशोकः, रक्त वर्ण के पत्ते हैं जिसके, किसलय। और कैसे हैं? तो चल माने चंचल, ऐसा अशोकः, चल किसलयः चंचल हैं, हिलने डुलने वाले, जो जिसके किसलय माने जो नई नई पत्तियां होती हैं, ऐसे पत्तियों वाला रक्ताशोक माने लाल कलर वर्ण का अशोक का क्या है? वृक्ष है। और तो कह रहे हैं वो कैसा है? एक तो वो हो गया, और दूसरा तो कहते हैं कांतः केसरः, कांतः माने सुंदर, एक केसर का वृक्ष है, केसर माने मौलश्री का। तो पहला वृक्ष कौन सा है? अशोक का, जिसके पत्ते कैसे हैं? चल, चल किसलयः, और
रक्ताशोकः चल किसलयः माने चंचल, जिसके पत्र हैं, पत्ते हैं, और रक्त वर्ण का वह अशोक का वृक्ष है। आगे कहते हैं कि कांतः केसरः, और दूसरा जो वृक्ष है वो सुंदर केसर का वृक्ष है, मौलश्री का वृक्ष है। उनमें से एकः माने एक, पहला जो अशोक का वृक्ष है वह मया माने मेरे, सह माने साथ में, तो माने तुम्हारी जो सख्या माने सखी है, अर्थात मेरी जो प्रियतमा है, तुम्हारी जो भौजी हैं, भाभी, उन भौजी के वाम पादाभिलाषी, उनके वाम पाद को बाएं पैर की अभिलाषा रखने वाला है। ठीक। और अन्य माने जो दूसरा है, अब क्यों उसकी अभिलाषा रखता है ये बात हमने आप लोगों को पहले बता दिया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। अन्य माने जो दूसरा वृक्ष है माने मौलश्री का वृक्ष है, वो दोहद छदमना, दोहद के छदमना, दोहद क्या है ये हमने बता ही दिया, कुल्ली करना। तो वही कह रहे हैं दोहद माने वो जो दोहद क्रिया है जिससे वो होता है, उस पुष्पित हो जाते हैं, उस क्रिया के छद्म से, उसके बहाने से, अस्याह माने यह जो यक्षिणी है, इस यक्षिणी की मदन मदिराम कांक्षति, यहाँ वदन होना चाहिए, मदन लिखा हुआ है, वदन मदिराम, वदन मदिराम होना चाहिए, मदन नहीं होगा, वदन, वदन माने मुख, मुख की जो मदिरा है उस मदिरा को कांक्षति माने चाहता है, उसकी इच्छा करता है कि मुझे इसकी मदिरा मिल जाए। क्यों? दोहद की छद्म से, कि भाई दोहद होगा तब हम पुष्पित होंगे, तब हमारे अंदर पुष्प खिलेंगे, इसलिए ये होना बहुत ही आवश्यक है इसकी ब्याज से। ठीक है, चलते हैं अगले श्लोक पर। आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि वो जो दोनों वृक्ष हैं, कौन कौन सा, एक मौलश्री का वृक्ष है और एक अशोक का वृक्ष है, उनके बीच में एक चबूतरा है। उस चबूतरे में एक बांस को गाड़ा गया है। अब वो बांस कैसा है? तो बिल्कुल स्वर्ण जैसा है। कहते हैं कि न तो बहुत पका है न बहुत कच्चा है। तो जिन्होंने थोड़ा प्रौढ़ावस्था में बांस को देखा होगा वो समझ गए होंगे कि उसका वर्ण कैसा होगा। जो नहीं देखे हैं वो ये समझ लें कि स्वर्णमय लगता है। ठीक है, ऐसे स्वर्णमय बांस पर क्या किए हैं, एक पटरा रख दिए हैं, जिसको चिड़ियों को बैठने का एक स्थान बना दिए हैं, अड्डा, एक अड्डा बना दिए हैं, एक स्थान बना दिए हैं। वहाँ पर चिड़िया आकर के क्या करती हैं, बैठती हैं। अब वो जो बांस है वो क्या है, मड़ियों से, मरकत मणि जो है उससे बांधी गई, उससे जटित की गई है, और स्फटिक मणि से वो पटरा बनाया गया है। स्फटिक मणि वाला वो क्या है, पटरा है, और बांस बिल्कुल सोने के जैसे लग रहा है। जो चबूतरा है उसको भी बढ़िया मड़ियों से सजा दिया गया है। ऐसा सुंदर चबूतरे में उसको गाड़ करके रखे हैं और उस पर एक पटरा लगा करके रखे हैं। तो बोले इससे क्या फ़ायदा है? तो बोले उससे ये फ़ायदा है कि जब सायंकाल का समय आता है तो उस समय उस पर मयूर आकर के बैठते हैं, और जो तुम्हारी भौजी है, मेरी प्रियतमा, वो ताली बजा बजा करके उनको नचाती है। तो उसके ताली बजाने से उनके कंगनों की जो झनकार है वो बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, मतलब मनोहर लगता है, सुनने में आनंद आ जाता है। इसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी लिखते हैं। कहते हैं कि तन्मध्ये च स्फटिकफलका कांचनी वासयष्टिर, तन्मध्ये च स्फटिकफलका कांचनी वासयष्टिर, मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढ़वंशप्रकाशैः, मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढ़वंशप्रकाशैः, तालैः सिञ्जावलयसुभगैर्नर्तितः कान्तया मे, तालैः सिञ्जावलयसुभगैर्नर्तितः कान्तया मे, या मध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठः सुहृद्वः, या मध्यास्ते दिवस विगमे नीलकंठः सुहृद्वः। कहते हैं कि वो जो दोनों वृक्ष हैं उन तन मध्य च, और भी तन मध्य माने उन दोनों वृक्ष के मध्य में, कौन सा, एक तो वो रक्त वर्ण वाला अशोक का वृक्ष है और दूसरा वो मौलश्री का वृक्ष है। इन दोनों वृक्षों के मध्य में, मूले माने मूल भाग में, अर्थात नीचे जमीन में क्या किए हैं? तो कह रहे हैं कि अनति प्रौढ़ वंश प्रकाशैः, जो न अति प्रौढ़, बहुत प्रौढ़ नहीं हुआ है, माने बहुत अधिक कठोर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है, अधपका जो बांस है, ऐसे वंश माने बांस के, प्रकाश ही माने प्रकाश है जिसका, कांति है जिसकी, ऐसी कांति वाली
कह रहे हैं कि एक क्या उन्होंने कर दिया है, तो कांचनी वासयष्टि। कांचनी माने सोने की, कांचनी माने सोने के समान, जिसकी सोने की ही एक वासयष्टि ही माने निवास करने की एक अड्डा बना दिया है, छतरी जैसा बना दिया है। कैसे बनाया है, तो वो अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश ही, ऐसा कांचनी, ऐसा वो जो खंभा है उस खंभे को गाड़ दिए, और उसके बाद क्या किए, तो कह रहे हैं कि स्फटिक फलका, उसके ऊपर स्फटिक माने स्फटिक जो मणि है उस मणि का एक फलक रख दिए हैं, पटरा रख दिए हैं। पुनः देख लीजिए कि अनति प्रौढ़ वंश प्रकाश, जो बहुत अधिक क्या है, प्रौढ़ नहीं हुआ है, न अति प्रौढ़ इति अनति प्रौढ़, ऐसा जो वंश, कौन, बांस, ऐसे बांस के प्रकाश ही माने उसके समान जिसकी कांति है। और तो कह रहे हैं मणि भी ही बद्ध्वा, मणियों से उसको क्या किया गया है, बांधा गया है, ऐसी बांधी गई, उसमें जटित की गई, जड़ी गई है। और तो कह रहे हैं उसके ऊपर स्फटिक फल का, स्फटिक का फलक रख दिया गया है, स्फटिक मणि के पटरे रख दिए गए हैं। ऐसे पटरे वाली कांचनी माने सोने की वासयष्टि, जो वासयष्टि है, निवास स्थान है, छतरी है, अड्डा है चिड़ियों को रहने के लिए, ऐसा याम माने जिस उस अड्डे पर, जिस अड्डे पर सिंचावलय, सिंजावलय सुभगई, पहले थोड़ा और नीचे से देख लीजिए, कह रहे हैं उस पटरे पर, या माने जिस पटरे पर, वह सुहृद, वह सुहृद, तुम्हारा जो सुहृद, वह माने तुम, तुम्हारा जो वह सुहृद माने मित्र है, कौन, नीलकंठ मयूर, वह नीलकंठ दिवस विगमे, जब दिन समाप्त होता है, दिन की समाप्ति होने पर, संध्या काल होने पर, तुम्हारी में कांतया, मेरी प्रियतमा के द्वारा, तालई माने तालियों से, नर्तितः माने नचाया गया। ताली कैसा है, तो सिंजा वलय सुभगई, जो कंगन है उन कंगनों का जो झनकार है, सिंजन होता है, ऐसे झनकार से, सुभग माने मनोहर जो तालई तालियां हैं, ऐसे तालियों के द्वारा नर्तितः माने नचाया गया है। ऐसा वह सुहृद माने तुम्हारा जो मित्र है, कौन, नीलकंठ माने मयूर, दिवस विगमे, दिवस की समाप्ति पर, अध्यास्ते माने वहाँ पर बैठता है, कहाँ, उस पटरे के ऊपर। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि मैंने जितने भी आपको अपने घर के लक्षण बतलाए हैं, श्लोक नंबर 15 से लेकर के 19 तक, 15, 16, 17, 18, 19, इन पांचों श्लोकों में क्या था कि उसने अपने घर के लक्षण बतलाए थे कि हमारे घर के पास में ऐसा 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 है। उसे आप देख करके समझ जाएंगे कि हाँ यही यक्ष का मकान है, यही यक्ष का घर है, और यही उनकी प्रियतमा को वो संदेश पहुँचाना है। हाँ, कि ऐसा न हो न पहचान पाओ, जा करके दूसरे की प्रियतमा को चिट्ठी दे करके चले आओ, लफड़ा खड़ा हो जाएगा हो। तो वही कहते हैं कि उन सारे लक्षणों को मैं आशा करता हूँ कि तुमने ध्यानपूर्वक सुना होगा, और उन सारी बातों को तुमने अपने मन में रखा होगा, और तुमको ये भी पता है कि मैंने बताया था कि मेरे घर के बाहर चित्रकारी की गई है, तो एक शंख और पद्म, दो निधियाँ हैं। इन निधियों का चित्र जो पुरुष आकृति का बना करके मेरे घर के दरवाजे के अगल बगल लगाया गया है, उसे भी देख करके तुम ये समझ जाओगे कि ये मेरा ही घर है। और इस समय तो मेरा घर बिल्कुल कांतिहीन हो गया होगा। बोले क्यों, तो बोले क्योंकि जैसे सूर्य के बिना संध्या काल का जो कमल, सायंकालीन जो कमल कांतिहीन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए मेरा घर भी कांतिहीन हो गया होगा। तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ निधियाँ 9 स्वीकार की गई हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन ही जानकी माता, तो 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये इत्यादि 8 सिद्धियाँ होती हैं, और 9 निधि होती हैं। कौन कौन सी? श्लोक जिसको लिखना है वो लिख सकता है। महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकरध्वजौ, महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकरध्वजौ, नहीं मकरध्वजौ नहीं, महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकर कच्छपौ, हाँ नहीं तो कच्छप नहीं आ पाएगा फिर। चलिए देखते हैं, 9 होना चाहिए। महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खर्वश्च निधयो नव। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, 1 2 3 4 5, मुकुंद कुंद नीलाश्च, मुकुंद हो गया, कुंद हो गया, नील हो गया, और खर्व हो गया, 1 2 3 4 5 4 9, ठीक है ना। महापद्मश्च पद्मश्च शंखौ मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च और खर्वश्च
निधयो नव, ये 9 निधियाँ बतलाई गई हैं। ठीक है, तो इन्हीं 9 निधियों में से जो कौन कौन सा है, एक तो शंख है और दूसरा क्या है, पद्म है, शंख पद्मौ। इन दो को जो पुरुषाकृति के हैं इनका चित्र बनाया गया है दरवाजे के अगल बगल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका चित्रकारी करवाने से कुछ लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति होती होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती होगी, इसलिए यक्षों के दरवाजे के अगल बगल ये चित्र बने होते हैं। तो अब हमको तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस पर कोई कन्फर्म हो तो वो अपने घर के अगल बगल ज़रूर बनवा लें, इससे हो सकता है उनको फ़ायदा हो जाए, और अगर उनको फ़ायदा हो तो हमको भी बता दें। हाँ, चलिए देखते हैं। कहते हैं एभिः साधो हृदय निहितैर् लक्षणैर्लक्षयेथा, एभिः साधो हृदय निहितैर् लक्षणैर्लक्षयेथा, द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा, द्वारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा, क्षामच्छायं भवनमधुना मदवियोगेन नूनं, क्षामच्छायं भवनमधुना मदवियोगेन नूनं, सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्यां, सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्यां। तो कहते हैं कि हे साधो, हे साधो, हे सज्जन, हे मेघ, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है वो सारी बातें आपने, मैं आशा करता हूँ कि हृदय निहितैः, आपने उसको ठीक प्रकार से हृदय में निहित कर लिया होगा। हे साधो हृदय निहितैः, आपने जो हृदय में निहित कर लिया है सारी बातों को अच्छी तरीके से रख लिया है। क्या? लक्षणैः, जो मेरे घर के चिन्ह हैं, ऐसे चिन्हों से युक्त मेरा घर होगा। और तो कह रहे हैं एक और पहचान लिख लो कि द्वारोपान्ते, द्वारोपान्तैः, दोनों दरवाजे के उपांत भाग में, माने दोनों दरवाजे के अगल बगल, द्वारोपान्ते, द्वार के दोनों अगल बगल में, लिखित वपुषी, लिखित माने चित्रित, जो वपु माने आकार वाली, शरीर वाली, लिखित माने चित्र बनाया गया है, जिसका आकार बनाया गया है, ऐसे शंख पद्मौ माने शंख एवं पद्म, ये जो दो निधियां हैं, ये दो निधियां भी वहाँ खचित की गई हैं, चित्रित की गई हैं, उन दोनों को भी दृष्टवा माने देख करके, नूनम माने निश्चित ही तुम मेरे घर को क्या करोगे, पहचान जाओगे। बोले और एक विशिष्ट बात है, क्या? तो कह रहे हैं अधुना माने इस समय मेरा जो घर है वो कैसा होगा? तो कह रहे हैं कि नूनम माने निश्चित ही, अधुना माने इस समय, मद वियोगेन, जबकि मेरे घर से मेरा क्या हो गया है, वियोग हो गया है, ऐसे समय में मेरा जो भवनम, मेरा जो घर है, उस भवन की क्षामच्छायम, जो क्षाम है, कांति है, वह हीन हो चुकी होगी। क्षामच्छायम, उसकी जो छाया है, उसकी जो कांति है, क्षाम हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। मद वियोगे न, मेरे वियोग से, क्षामच्छायम, मेरे भवन की जो छाया है, कांति है, वो क्षाम हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। ऐसा मेरा जो भवन है, उस भवन को तुम अवश्य ही पहचान लोगे। लक्ष्य था माने पहचान लेना, उसको लक्षित कर लेना। बोले क्यों उसकी कांति समाप्त हो गई होगी? तो बोले जैसे सूर्यापाये, सूर्य के चले जाने पर, छिप जाने पर, कमलम, जो कमल है, वो कमल क्या करता है, स्वाम माने अपनी, अभिख्याम माने जो शोभा है, उस शोभा को न पुष्यति, नहीं पोषित कर पाता है, नहीं दिखला पाता है, खलु माने निश्चित ही, अवश्य ही, इसी प्रकार से अधुना माने इस समय, मद वियोगात मारे मेरे वियोग के कारण, मेरा जो भवनम माने घर है, वह भी अपनी छाया को क्षाम कर दिया होगा, कांतिहीन हो गया होगा। ऐसे मेरे भवन को लक्ष्य था माने तुम लक्षित कर लेना, पहचान लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। कोई बात नहीं, फ़ोन में चार्जिंग की कमी के कारण हमको ये वीडियो यहीं पर पूरा करना पड़ रहा है। 4 श्लोक पर ही हम इसको पूरा कर रहे हैं, नहीं तो बीच में अगर बंद हो जाएगा तो सारा वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 4 श्लोक भी पर्याप्त हैं। केवल
मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए। और मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। जितना कुछ मुझे आता है मैं केवल एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने ज्ञान को सब लोगों तक पहुँचाऊँ, और उसमें अगर कहीं कमी हो तो आप लोग उसको सर्च करके फिर हमको बताइए कि हाँ आपके ज्ञान में यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है, आपने ये गलत पढ़ा दिया है अथवा ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो आप लोग ये सब बिल्कुल मत सोचिए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। जो विद्वज्जन होते हैं, जो सुधीजन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका काव्य शास्त्र के विनोद में ही समय व्यतीत होता है। तो हम लोग भी काव्य शास्त्र का विनोद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पढ़ाने के योग्य हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग पढ़ने के योग्य हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और हो सकता है कि आप लोग पढ़ाते भी हों। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, केवल एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला, एक टॉपिक लेते हैं कि हाँ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो मुझे भी अभी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो आप लोग अगर कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। कोई अगर ऐसी बात है, अगर कुछ बताना चाहते हैं अथवा वीडियो कैसी लगी उसे बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर किया करिए। कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़ा करिए। नहीं कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। कोई घर बना हो और वो घर खाली हो तो देखने में कैसा लगेगा? ये लगेगा भैया इस घर में कोई रहने वाला ही नहीं है। तो आप लोग इतने लोग हैं, अब सब्सक्राइबर भी कम नहीं है, 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमने प्रयास किया था, जितना हमने सोचा भी नहीं था, आप लोगों ने उतना ज़्यादा हमारा सहयोग किया। और आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। तो 600 सब्सक्राइबर भी कम नहीं होते हैं। अगर इसमें से 10-20 कमेंट भी आ जाते हैं तो लगता है कि नहीं, घर में 10-20 लोग रहते हैं। जिस परिवार में 600 की आबादी हो, उसमें अगर घर में 10-20 लोग भी रहने वाले ना हो तो आप सोचिए कि उस घर को क्या कहा जाएगा। वही होगा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। तो ऐसा मत करो कि दिया बाती ना रहे। कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, और लाइक भी जरूर कर दिया करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा ही क्या है। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। राधे राधे।